हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा कहाँ पे की गई है। तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि जो हमारे संघ की न्यायपालिका है, उसके बारे में हमारे संविधान के भाग 5 में अध्याय 3 में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोविज़न है। आर्टिकल जो मेन आर्टिकल होंगे वो हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को भारत में यूएसए से लिया गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे भारतीय संविधान में जो भी प्रोविज़न है वो किसी न किसी देश से लिए गए हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये जो हमारे संघ की न्यायपालिका का प्रोविज़न है, सुप्रीम कोर्ट का प्रोविज़न है, ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। देखिए, वर्तमान में हमारे सर्वोच्च न्यायालय में 33 जज हैं एवं एक मुख्य न्यायाधीश है, जबकि पहले सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या 8, फिर 26, फिर 31, फिर 34। और ये 34 कैसे है? 33 ये जज और एक ये मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसके बाद कहता है आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन के बारे में बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है। कहता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश केवल भारत का नागरिक ही बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन बन सकता है? केवल भारत का नागरिक ही बन सकता है, कोई बाहरी आदमी नहीं बन सकता। इसके बाद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या का फैसला संसद करती है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने जज होंगे इस बात को कौन कौन फैसला करता है? संसद करती है। एवं उच्च न्यायालय में जजों की संख्या का फैसला राष्ट्रपति करता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या का फैसला संसद करेगी और उच्च न्यायालय में जजों की संख्या का फैसला राष्ट्रपति करेगा। इसके बाद कहता है, अगला पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी उच्च न्यायालय में 10 साल तक वकील हो तथा किसी उच्च न्यायालय में 5 साल तक न्यायाधीश हो एवं वह राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार हो। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए या न्यायाधीश बनने के लिए यहाँ पे 3 कंडीशन दी गई हैं। कह रहा है कि या तो उच्च न्यायालय में उसने वकील के तौर पे 10 साल प्रैक्टिस की हो, या फिर उच्च न्यायालय में जज के तौर पे 5 साल प्रैक्टिस करी हो, और या फिर वह राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार हो, तभी वह सर्वोच्च न्यायालय का जज बन सकता है। इसके बाद क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। जैसे ही उनकी आयु 65 वर्ष पूरी हो जाएगी वैसे ही उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो भी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद कहता है वर्तमान में हमारे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। पहले शरद अरविंद बोबड़े थे, लेकिन इस समय डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। इसके बाद कहते हैं भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कोलेजियम की सलाह पर की जाती। एक मिनट, देखिए यहाँ पे जो था पॉइंट, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए था। जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगा। लेकिन अब यहाँ पे बताया गया है कि मुख्य न्यायमूर्ति की कैसे नियुक्ति की जाएगी, तो राष्ट्रपति के द्वारा कोलेजियम की सलाह पर की जाएगी। अब ये कोलेजियम क्या होता है? तो कोलेजियम में 5 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, भारत में केवल एक सर्वोच्च न्यायालय है और 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता ही होगा। इसके बाद कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, शपथ हो या त्यागपत्र हो, दोनों ही राष्ट्रपति दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ और त्यागपत्र दोनों ही राष्ट्रपति दिलाता है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, तो पहले जो न्यायाधीश थे रंगास्वामी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उन्हें महाभियोग द्वारा हटाया गया था। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे। इसके बाद आर्टिकल 125 कहता है जजों के वेतन को लेकर कहता है, देखो, जज का वेतन जो है संचित निधि से दिया जाता है, जिस कारण से इनके वेतन को रोका या कम या ख़त्म नहीं किया जा सकता। चाहे कैसी भी कंडीशन हो, इनके वेतन को
ना रोका जाएगा, ना कम किया जाएगा, ना ही ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि ये वेतन इनका संचित निधि से आता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनका वेतन कितना होता है? 2.5 लाख रुपए। और जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं उनका वेतन कितना होता है? 2,80,000। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 126 ये क्या कहता है? कहता है जब कभी भारत का मुख्य न्यायाधीश कुछ समय के लिए अनुपस्थित रहता है तो राष्ट्रपति कोलेजियम की सलाह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से एक को नियुक्त कर सकता है। ये अस्थायी या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहलाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है, तो आर्टिकल 126 में। और ये क्या होते हैं? तो जब मुख्य न्यायाधीश जो है कुछ समय के लिए अनुपस्थित रहते हैं तो राष्ट्रपति कोलेजियम की सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उनकी जगह पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। इसके बाद 127 में कहा गया कि जब सर्वोच्च न्यायालय के जज कुछ समय के लिए अनुपस्थित होते हैं तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं अलग अलग उच्च न्यायालय जिसमें न्यायाधीश अधिक हों के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से नियुक्त करता है। इन्हें तदर्थ जज या एडहॉक जज भी कहते हैं। ये अस्थायी होते हैं। ठीक है, इसके बाद 128 में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की अनुपस्थिति पर जब उच्च न्यायालय से जज नहीं प्राप्त हो पाते हैं तो सेवानिवृत्त जजों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन प्राथमिकता केवल आर्टिकल 127 के उपबंधों को दी जाती है। यानी कि देखिए, जब सर्वोच्च न्यायालय में जज जो है वो अनुपस्थित हो जाते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से किसी न्यायाधीश को वहाँ पे नियुक्त करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई वहाँ पे एक्स्ट्रा जज नहीं है तो फिर सेवानिवृत्त जज को लिया जाता है, लेकिन प्राथमिकता किसको दी जाती है? वर्तमान में जो उच्च न्यायालय में जज हैं। इसके बाद आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय के बारे में कहता है। अभिलेख न्यायालय क्या है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारी सबसे सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए इसका जो फैसला होता है वह खुद ही नियम बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। जिस कोर्ट के फैसले ही नियम बन जाते हैं, कोई रूल बन जाते हैं, उन कोर्टों को क्या कहा जाता है? अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहते हैं और ये आर्टिकल 129 में डिफ़ाइन किया गया है। इसके बाद आर्टिकल 130 कहता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान के बारे में बताता है। तो देखिए, एक ही उच्चतम न्यायालय है हमारे देश में, वो दिल्ली में है, परंतु मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर राष्ट्रपति उसके स्थान को बदल भी सकता है या और उच्चतम न्यायालय बना सकता है। ठीक है, या तो अभी तो एक ही है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर उसको दिल्ली से कहीं और भेज सकता है या फिर एक से अधिक उच्च न्यायालय बना सकता है, उच्चतम न्यायालय। इसके बाद आर्टिकल 131 क्या कहता है? आरंभिक अधिकार के बारे में कहता है। आरंभिक अधिकार का मतलब है कि ऐसे कौन से केसेस हैं जो सीधा सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं। देखिए, पहले तो प्रोसीजर क्या होता है कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनको सुनने का सुप्रीम कोर्ट को आरंभिक अधिकार होता है, तो उनमें डायरेक्ट ही वहाँ पे पिटीशन फाइल की जा सकती है। तो ऐसे कौन कौन से केस होते हैं? तो स्टेट वर्सेस स्टेट का, स्टेट वर्सेस सेंट्रल का विवाद, सेंट्रल और स्टेट वर्सेस स्टेट और स्टेट का विवाद। ठीक है, इसके बाद कहता है कि आर्टिकल 71 के तहत भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामलों को भी उच्चतम न्यायालय में डायरेक्ट आरंभिक अधिकार के अंतर्गत ये आते हैं। इसके बाद आर्टिकल 132 जो उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं, परंतु पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना होगा, फिर हाई कोर्ट में, फिर तब सुप्रीम कोर्ट में। 133 में देखिए, दीवानी मामलों की अपील के बारे में बताया गया है। वही दीवानी मामले का मतलब जो पैसे और संपत्ति से संबंधित होते हैं। 134 में फौजदारी मामलों की अपील के बारे में बताया गया है, जो मारपीट से संबंधित मामले होते हैं। इसके बाद आर्टिकल 135 में फेडरल न्यायालय का तात्पर्य ऐसे न्यायालय से है जो भारत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा होते हैं।
उसके भी मामले सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कंज्यूमर फोरम कोर्ट। ठीक है, तो इन सब के मामले भी सुप्रीम कोर्ट में अपील के तौर पे लाए जाते हैं। इसके बाद आर्टिकल 136 है, कह रहा है उच्चतम न्यायालय सभी अपीलों को ले सकता है जब तक संसद उस पर कोई विधि न बना दे। यानी कि उच्चतम न्यायालय में सभी अपील को सुनने की पावर है, यदि संसद द्वारा उस प्रोविज़न के तहत कोई ऐसी विधि न बनाई गई हो तब तक। इसके बाद आर्टिकल 137 जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, न्यायिक पुनर्वलोकन। न्यायिक पुनर्वलोकन क्या है? कह रहा है सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल सकता है। कैसे? कह रहा है इसे अमेरिका से लिया गया है, न्यायिक पुनर्वलोकन को भी अमेरिका से लिया गया है। देखिए कैसे, बेरूबरी में उच्चतम न्यायालय ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जबकि केशवानंद भारती मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो देखिए यहाँ से आपको केस लॉस भी मिल गया। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर तो आप लोगों को आंसर लिखने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए जो बेरूबरी का केस था उसमें उच्चतम न्यायालय ने कह दिया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती मामले में उन्होंने अपने फैसले को पलट दिया और यह कह दिया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। तो ये किसके तहत हुआ? ये न्यायिक पुनर्वलोकन के तहत हुआ। ठीक है, इसमें कम से कम जजों की संख्या 5 होनी चाहिए। ठीक है, न्यायिक पुनर्वलोकन में जजों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 138 कहता है कि ऐसे मामले जो संविधान में पहले से नहीं हैं उन पर भी उच्चतम न्यायालय फैसला दे सकता है। आर्टिकल 139 में उच्चतम न्यायालय को रिट निकालने की शक्तियाँ हैं। ठीक है, देखिए आर्टिकल 32 के तहत हम लोग रिट दायर करते हैं। ठीक, अब उच्चतम न्यायालय को रिट निकालने की शक्तियाँ आर्टिकल 139 में दी गई हैं। इसके बाद आर्टिकल 141 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय को मानने के लिए बाध्य होंगे। देखिए अभी जैसे 129 में हम लोग ने अभिलेख न्यायालय के बारे में बात करा, जो उसके फैसले होते हैं वह निचली अदालत को मान्य होते हैं, वैसे ही यहाँ पे कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी नियम बनाए जाएंगे वह उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय को मानने के लिए बाध्य होंगे। आर्टिकल 142 कहता है कि उच्चतम न्यायालय का आदेश प्रवर्तनीय है, उच्चतम न्यायालय के नियम को न मानने पर सजा का प्रावधान है। अब मान लीजिए ये उच्चतम न्यायालय ने जो नियम बनाए हैं उसको उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय नहीं फॉलो करते हैं, मानने से मना कर देते हैं, तो ये कंटेम्प्ट कहा जाएगा उच्चतम न्यायालय के। तो अगर ऐसा करते हैं तो उनको सजा का प्रावधान है आर्टिकल 142 के तहत। इसके बाद आर्टिकल 143 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है राष्ट्रपति के सलाह मांगने पर भारत का मुख्य न्यायमूर्ति सलाह दे सकता है और इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। इसी कारण हर मामले में सलाह देने के लिए मुख्य न्यायमूर्ति भी बाध्य नहीं है। देखिए राष्ट्रपति जो है किसी भी कानूनी मामले में मुख्य न्यायमूर्ति से सलाह तो मांग सकता है, लेकिन वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसी प्रकार अगर आप सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है तो हम सलाह देने के लिए भी बाध्य नहीं है। ठीक है, ये मुख्य न्यायमूर्ति का कहना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।